मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी चढ़ावे की एसआईटी जांच की मांग की जा रही है। बैंक की ओर से पैसों की गिनती में शामिल टीम को बदला गया है। यानी आज की तारीख में राम और कृष्ण दोनों के मंदिर से जुड़े ट्रस्ट सवालों के घेरे में है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर दिनेश फलहारी बाबा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से एक चिट्ठी लिखी है। खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी से जांच की मांग की गई है। आरोप इतने गंभीर हैं कि अगर सच निकले तो श्रद्धा भी शर्मिंदा हो जाए। फलहारी बाबा ने आरोप लगाया कि 11 साल से सीसीटीवी बंद करके चढ़ावे में हेराफेरी हो रही है, दान चोरी होता रहा है, आभूषण गायब होते रहे हैं। पहले आरोप सुनिए, फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से क्या पलटवार किया गया वो भी आपको सुनवाऊंगा। इस मंदिर में पिछले लगभग 11 वर्षों से चंदा चोरी हो रहा है। जब वहाँ गुल्लकें खुलती हैं तो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। आभूषण, सोना, चांदी, हीरा जवाहर बहुत दान आता है, उस दान की कोई रसीद नहीं दी जाती है। तो यहाँ हजारों करोड़ का गबन हुआ है। ये जमीन खरीदी है और ये प्रबंधन कमेटी के सचिव हैं। क्या नाम है उनका? इनका नाम है कपिल गौतम। अच्छा। इन्होंने ये लगभग 200 करोड़ का फार्म हाउस खरीदा है पौड़ी में। नैनीताल में जमीन खरीदी है, ऋषिकेश में फार्म हाउस लिए गए, दिल्ली के कैंट एरिया में बहुत बड़ा बंगला लिया है। तो मथुरा के फलहारी बाबा ने सीधे सीधे श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव कपिल शर्मा पर यह आरोप लगाए हैं, जिसके जवाब में अब श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चिट्ठी लिखकर चढ़ावे की एसआईटी जांच की मांग कर दी है। इतने ही नहीं, अपने पलटवार में कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव कपिल शर्मा फलहारी बाबा की राजनीतिक कुंडली लेकर भी सामने आए और आरोप लगाए कि दिनेश फलहारी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। वो खुद कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं, उनके ऊपर ठगी और चोरी के मुकदमे हैं, चार्जशीट उनके खिलाफ दाखिल है। पहले कपिल जी को सुनते हैं। मेरे विरुद्ध जो दिनेश फलहारी ने आरोप लगाए हैं, जो अकूत संपदा इकट्ठी करने का एक विषय रखा है, और वो अकूत संपदा उन्होंने कहा है कि मैंने जन्मभूमि के चढ़ावे से बनाई है। तो मैंने निवेदन किया है कि मेरी सभी संपदाओं की, आय की, व्यय की, गतिविधियों की, सबकी जांच करा ली जाए। आरोप दिनेश फलहारी और उनका जो ग्रुप है वो कोई निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए लगा रहा है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। एक आरोप कर रहा है कि मंदिर में बरसों से चढ़ावा चोरी हो रहा है, तो दूसरी तरफ से दूसरे का दावा किया जा रहा है कि आरोप लगाने वाला खुद आपराधिक प्रवृत्ति का है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राम के बाद अब कृष्ण भगवान के जन्म स्थान में चोरी का शक क्यों उठ रहा है? जो भक्त आस्था के नाम पर लाखों करोड़ों चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो पैसा कहां जा रहा है? ट्रस्ट में पारदर्शिता क्यों नहीं है? अयोध्या में अब दान पात्रों से नकदी निकालने और ले जाने का वीडियोग्राफी होती है। राम मंदिर में दान के पैसों की गिनती करने वाले लोग बदले गए हैं, यह भी दावा किया गया। बैंक की ओर से पैसों की गिनती में शामिल टीम को बदला जा सकता है, यह भी कहा जा रहा है। लेकिन औपचारिक तौर पर कुछ भी चीज सामने नहीं आई है। ये मैं बात अयोध्या की कर रहा हूं इस वक्त, ये मथुरा की बात नहीं है। एसआईटी की जांच के बाद जो बड़ा बदलाव की अयोध्या से खबर आ रही है, उसमें है ये बातें। प्रक्रिया में लगाए गए स्वयंसेवकों की ड्यूटी भी बदलने की बात की गई है। निगरानी में अलग अलग लोग लगाए गए हैं। पहले से निर्धारित नियमों का पालन अब सख्ती से किया जाएगा। ड्रेस कोड सिस्टम लागू होगा। यानी ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो अब करने की बात की जा रही है। इस अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे की चोरी का मामला और गंभीर हो रहा है। एसआईटी जांच कर रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक शुरुआती जांच के बाद एसआईटी की तरफ से बड़े बड़े सुझाव आए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एक प्रोफेशनल ट्रस्ट बनाया जाएगा, एक प्रोफेशनल सीईओ की तैनाती हो, हर हफ्ते ऑडिट हो, सीसीटीवी फुटेज 180 दिन तक स्टोर किया जाए और भी बहुत कुछ। मतलब साफ है, पहले जो सिस्टम था उसमें कुछ दो गड़बड़ थी, लेकिन गड़बड़ कौन कर रहा था ये सूत्र नहीं बता रहे। मैं फिर से उसको अंडरलाइन कर दूं, सूत्र अपने मतलब की चीज बता रहे हैं, लेकिन जो हम अपने मतलब की चीज पूछें तो कोई जानकारी अतिरिक्त हमको नहीं मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि एसआईटी ने 150 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अब तक 150 से अधिक लोगों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। जांच से जुड़े लोगों को अयोध्या छोड़ने की मनाही की गई है। आगे की जांच उनसे दोबारा की पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों का दावा है कि एसआईटी रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव की बात की गई है। मैं फिर बता दूं, एसआईटी यूपी सरकार ने बनाई है। यूपी सरकार के अधीनस्थ जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं, वो एसआईटी की टीम में है। अब वो कितने निष्पक्ष रिपोर्ट देंगे, इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष के लोग। सुझाव दिया गया कि ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाए, जवाबदेही के लिए सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की जाए,
किसी अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति करने का सुझाव भी दिया गया है। यह सब सूत्रों के हवाले से है, औपचारिक तौर पर सूत्र नहीं बता रहे कि चोरी किसने की है। का समय पूरा हो गया है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी निष्पक्ष कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार की प्रतिबद्धता भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने को लेकर। और अब बात उस जमीन की जहां से उठने वाला बारूदी धुआं पूरी दुनिया का दम घोट रहा है। सवाल यह कि क्या इजराइल शांति का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है? क्या बेंजामिन नेतन्याहू की जिद की वजह से खाड़ी देशों में शांति का सूरज उदय नहीं हो पाएगा? पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। एक तरफ स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों में अमेरिका और ईरान सब कुछ भूलकर टेबल पर बैठ रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यरूशलेम से नेतन्याहू ने हुंकार भर दी है। इस महायुद्ध और कूटनीति के खेल को देखकर बॉलीवुड की उस मशहूर फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या नेतन्याहू हार कर बाजीगर बनने की तैयारी कर रहे हैं? इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। स्विट्जरलैंड में चल रही बातचीत के बीच अमेरिका ने एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत का दावा किया। अमेरिका का दावा है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ऐलान किया है कि ईरान अपने देश में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के इंस्पेक्टर्स की वापसी के लिए राजी हो गया। यानी IAEA के लोग जाकर अमेरिका के लोग जाकर ईरान में अब छानबीन कर सकते हैं कि उसके पास यूरेनियम है कि नहीं है। वेंस ने इसे अमेरिका के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। वेंस का दावा है कि ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने की दिशा में यह पहला और सबसे ठोस कदम है। दुनिया सोचती है कि इजराइल वही करता है जो सुपर पावर अमेरिका चाहता है। दुनिया को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो रिमोट दबाते हैं, नेतन्याहू यरूशलेम में वही बटन दबाते हैं। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस भ्रम को अब पैरों तले कुचलने का फैसला कर लिया है। यरूशलेम के एक समिट में बेंजामिन नेतन्याहू ने सरेआम वो कह दिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचाया हुआ है। तो सुना आपने, नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि वो किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। ट्रंप अपनी जगह है, इजराइल अपनी जगह। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। नेतन्याहू ने सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि लेबनान से लेकर सीरिया तक नया चक्रव्यूह रच दिया है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। नेतन्याहू के तेवर बहुत ही सख्त है। वो अकेले नहीं, उनकी सरकार के मंत्री भी किस कदर इन दिनों आक्रामक हो गए, इसका अंदाजा आप इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन ग्विर, जो कि आप रक्षा मंत्री कह सकते हैं, उनके इस बयान से लगा सकते हैं। ये वो बयान है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई इजराइल को शांति से कोई भी लेना देना है। और इस वक्त बड़ी खबर कतर से आ रही है। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज। यहाँ के रास लाफान इंडस्ट्रियल एरिया की बरजान गैस फैसिलिटी में बीती रात हुए एक भीषण धमाके में 54 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जबकि 18 लोग अब भी लापता हैं। ये धमाका उस वक्त हुआ जब यहाँ के स्टाफ युद्ध की वजह से बंद पड़ी गैस सप्लाई को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के बाद कतर ने अपना गैस एक्सपोर्ट फिर से शुरू करने का फैसला लिया था, तभी यह भयानक विस्फोट हुआ। कतर मध्यस्थता भी कर रहा है अमेरिका और ईरान के बीच। ब्लास्ट क्यों और कैसे हुआ, इसकी जांच अब चल रही है। तनाव के बीच भी समंदर का सच क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है। एक डेटा के मुताबिक ईरान की धमकियों के बावजूद कतर के 4 LNG टैंकर होर्मुज के रास्ते खाड़ी में दाखिल हुए हैं। अमेरिकी सेटकॉम का दावा है कि अकेले शनिवार को 55 जहाज यहां से गुजरे, जिनमें 1.7 करोड़ बैरल से अधिक तेल था। यानी जंग अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह। इस पूरी नूरा कुश्ती के बीच एक ऐसी खबर आई है जो चौंकाती है। दावा है कि पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता रंग लेकर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दावा किया है कि स्विट्जरलैंड की मीटिंग से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू निकला है। दोनों देश 60 दिन के रोड मैप पर सहमत हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री के मुताबिक जो समझौता हुआ है उसके तहत लेबनान में जंग खत्म करने के लिए एक डी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनेगा। लेकिन उसके लिए क्या इजराइल मानेगा, इसी को तो दिक्कत है नेतन्याहू को। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट्स की पाबंदियां हटेंगी। विदेशों में फंसी ईरान की 57,000 करोड़ की संपत्ति का हिस्सा जारी होगा और ईरान के लिए एक बड़ा पुनर्निर्माण पैकेज भी शुरू किया जाएगा। यानी ईरान को दोबारा अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में प्रतिष्ठा दिलाई जाएगी।
स्विट्जरलैंड में कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता से कागजों पर शांति का रोड मैप तो बन गया। ईरान को लगता है कि वो प्रतिबंध हटवाकर इस खेल का बाजीगर बन जाएगा। अमेरिका को लगता है कि वो ईरान को परमाणु हथियार से दूर रखकर बाजी मार लेगा। लेकिन असली पेच यरूशलेम में फंसा हुआ है।